आगे माहौल गर्मा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की कई सारी टिप्पणियां हैं जो सामने आ रही हैं। शिवसेना के बाद वो खुद को मुसलमानों का हिमायती कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि अगर आप मुसलमानों के साथ न्याय करना चाहते हैं तो मुसलमानों को आरक्षण दीजिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से तमाम मुद्दों पर बात की हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा ने। आइए सुनते हैं। ओवैसी जी, आप इतने दिन से महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, क्या चित्र लग रहा है इसका? कैसे बाजी, दुआ फरमाइए। अभी ठीक है, अच्छा है, चल रहा है और हमको उम्मीद है कि महाराष्ट्र की आवाम जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी मोहब्बत से और वोट से नवाजेगी। वालेकुम सलाम भैया। कितनी सीटें एमआईएम की लग रही है? एमआईएम की कितनी सीटें? ये कोई पॉलिटिशियन जवाब नहीं देगा इसका, सही आपको मैं भी नहीं दे सकता। जो जनता बताएगी, हम कोशिश कर रहे हैं कन्विंस करने की उनको। हमको अच्छा उम्मीद है कि अच्छे सीट जीतेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो विपक्ष है वो एक साथ में नहीं है? कांग्रेस एनसीपी अलग लड़ रही है, आप लोग अलग लड़ रहे हो, विपक्ष एकजुट नहीं है। तो हमारे साथ नहीं थे वो लोग, हम तो अलग ही थे उन लोगों से। पहले भी तो हम साथ नहीं थे उनके, हमसे हमारे को मतलब नहीं है। इसके अलावा जो है आज बीजेपी ने जो है अपना मैनिफेस्टो घोषित किया है। उसमें बीजेपी ने महाराष्ट्र में आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कहा किया यानी इतना झूठ बोलते हैं कि 2014 में इंशाल्लाह 2014 में मोदी ने, बीजेपी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। पूरे देश में नहीं दे पाए, महाराष्ट्र में क्या देंगे? 14,000 किसान खुदकुशी किए। उधर परमिशन नहीं है, परमिशन 14,000 किसान 4 साल में खुदकुशी किए। तो ये इतना, अरे लोगों को क्या क्या समझते हैं लोग जनता जान चुकी है। लेकिन आज उनके चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि वीर सावरकर को भारत रत्न देने के लिए प्रयास करेंगे। तो उनको जो है जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए। जस्टिस कपूर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बनाया गया था। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दामोदर सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल में कॉम्प्लिसिट थे, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लिया। अगर कोई फादर ऑफ द नेशन के असैसिनेशन की कॉन्स्पिरेसी में जस्टिस कपूर कमीशन ने कहा तो फिर आप उसको कैसा करेंगे? तो उन पे छोड़ते हैं। इससे अंदाजा होता है कि महात्मा गांधी से कितनी मोहब्बत है। वो बात पे कहो, मत फेंको, मत मत छुपता है फिर वो बाद में। बस 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 मत फेंकिए। टोली चौकी वाली है आपकी। आते आते आप टोली चौकी हो, आप फैसलाबाद मिलेंगे। अभी दौरा चल रहा है। सलाम वालेकुम, दुआ करिए। रोकने रहा जस्टिस कपूर कमीशन जस्टिस कपूर कमीशन की इंक्वायरी है, रिपोर्ट है, इंक्वायरी एक्ट में बनाई गई। तो फिर उसके बावजूद भी अगर देना चाहते हैं तो इससे अंदाजा होता है कि महात्मा गांधी से उनको कितनी मोहब्बत है। और दूसरा ये है कि जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि मैं गोडसे की चाहने वाली हूँ, वो तो जाहिर हो रहा है इस तरह के बयान देने से। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह के बयान के बाद में जो है बीजेपी ने उसको चुप कर दिया। बीजेपी ने आपके चैनल को कहा था कि हम इंक्वायरी करेंगे और हमने कोई कमेटी बनाई है। कहाँ गई कमेटी की रिपोर्ट? वो सावरकर के फिर उसके साथ साथ हेमंत करकरे के बारे में कहा था कि मैंने उसको शराब दिया। यानी हेमंत करकरे की मौत उसकी बदुआ से हुई क्या? हेमंत करकरे तो एक बहादुर इस भारत का सिपाही था जिसने पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट को मुकाबला किया, हमारी जानों को बचाया, अपनी जान की शहादत दी। तो बीजेपी पर कुछ नहीं कहती। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इनका जो आरएसएस का जो पुराना एजेंडा है और सरदार पटेल के लेटर्स में है कि जब महात्मा गांधी का कत्ल हुआ तो मिठाइयां बांटी गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो अब इसका असर हम देख रहे हैं। सरसंघचालक ने दशहरा की रैली में कहा था कि यहाँ के मुसलमान जो है वो सबसे ज्यादा सुखी और सुरक्षित है। दशहरा की रैली में नहीं कहा, ओडिशा में कहीं पर कुछ
बढ़ेगा उससे नहीं। इससे आवाज बढ़ जाती है, धुआं से कंट्रोल नहीं कर पाते हम फिर। नहीं भूल नहीं, जिंदा भी जिंदा हूं मैं। सर संचालक का आरएसएस के जो कहना है, आप मुझे बताइए मैडम, अगर वो कह रहे हैं कि भारत में जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उस तमाम दूसरे मुल्कों से खुश हैं, अरे भाई मुझे दूसरे मुसलमानों से करना क्या है? मैं भारत का देशवासी हूं और मेरी खुशी का इंडेक्स जो है वो संविधान है, और मैं भगवत के रहमो करम पे मैग्नेटिक जिंदा नहीं हूं। संविधान की वजह से जो सबको हुकूक देता है इक्वसी हूं, और मेरी खुशी का इंडेक्स जो है वो संविधान है, और मैं भगवत के रहमो करम पे मैग्नेटिक जिंदा नहीं हूं। संविधान की वजह से जो सबको हुकूक देता है, इक्वल सिटीजन देता है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि तुम यहाँ पर खुश हो तो हमारी वजह से, यानी हम उनके रहमो करम पे खुश हैं क्या? ये जिंदा है, संविधान है, उनके रहमो करम की, उनके मैग्नेटिक की कोई जरूरत ही ना रहेगी। मगर इससे इनकी जहनियत का अंदाजा हो रहा है कि वो अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, और वो ये बताना चाह रहे हैं कि इस देश में एक ही मजहब का कानून चलेगा। ये देश सब मजहब को मानने वाला है, जो मजहब को नहीं मानता उसको भी मानता है देश ये। तो ये इनकी जहनियत का अंदाजा हो रहा है जो हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है बिल्कुल। इसके अलावा आपने भी कह दिया कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हाँ बिल्कुल, आप बताइए, हिंदू राष्ट्र का जिक्र क्या बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया? क्या हमने संविधान में कहीं पर किया? हमने क्या कहा? हिंदू सेकुलर डेमोक्रेटिक, फिर प्रेम्बल में कहा हमने कि लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। कहाँ पर है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों रखा हमने? राइट टू इक्वालिटी क्यों रखा हमने? इसलिए रखा कि एक मजहब को देश बन जाए। ये हिंदुस्तान, भारत जो है किसी एक मजहब को नहीं मानता है, सब मजहब को मानता है। जो नहीं मानता उसको भी मानता है। तो इनकी आइडियोलॉजी उल्टी है। चलिए। लेकिन मोहन भागवत का कहना है कि मेरा कहना यह है कि यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। नहीं है, नहीं, हर ये संविधान नहीं कहता है। संविधान इंडियन सिटीजन का बात करता है, हिंदू नहीं कहता। ये तो उनकी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं जो भारत के संविधान के राइट ऑपोजिट है, उसके खिलाफ है बल्कि। इसके अलावा आज बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति को मिल रहा है। उनका कहना है कि वेस्ट बंगाल में जो स्थिति हुई, बीजेपी का एक डेलीगेशन राष्ट्रपति को मिल रहा है। आज मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई, जो वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से हत्या हुई, उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है वेस्ट बंगाल में। इसको लेकर आज वो राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। तबरेज अंसारी का भी तो मारा गया ना झारखंड में, उसको क्या बोलेंगे? झारखंड में 18 महिलाओं को सिर्फ जादू के नाम पर मारा गया। महिलाओं को 18 4.5 साल में, और 4.5 साल में 21 मॉब लिंचिंग हुई, जिसमें से 16-17 मुसलमान, बाकी दलित, आदिवासी और उसमें हिंदू भी हैं। तो झारखंड की भी स्थिति खराब है। ये सिलेक्टिव क्यों देखते हैं लोग इन चीजों को? नितिन गडकरी का कहना है कि आप जो है मॉब लिंचिंग जैसे इश्यू उठाते हैं, लेकिन उसमें ना ही उनकी सरकार का कोई उसमें हाथ है, ना ही बीजेपी का कोई हाथ। गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। जब इखलाक को मारा गया तो इखलाक को मारने वाला जो एक्यूज था वो मर गया। उसकी डेड बॉडी को हिंदुस्तान के तिरंगे में लपेटेगा, और उस वक्त के मंत्री जो थे वो वहां पर जाकर उसकी डेड बॉडी पर फूलमाला चढ़ाए। अलीमुद्दीन अंसारी को जिन्होंने मारा था झारखंड में, उसका वीडियो निकाला, कोर्ट ने उनको सजा दी, कन्विक्शन दिया। हाईकोर्ट से जब उनको बेल से निकले तो जयंत सिन्हा मरकजी वजीर मिनिस्टर उनको फूलमाला दिए, फूलों से इस्तकबाल किया, और आप ही तो सपोर्ट कर रहे हैं। पीलू खान को मारने वाले कौन थे? ये अलग बात है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सही केस लड़ा नहीं। इन सब का कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली ताल्लुक है। हम यही कह रहे हैं बीजेपी से कि आप आंखें खोलिए। आपने जो फ्रैंकेनस्टाइन तैयार किया है वो सबको नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, देश के हित में लेना पड़ेगा। एमएलए बनो है, वकालत करके एमएलए बनाए। हम आएंगे तुम्हारी कैंपेन करने, बूढ़े हो जाएंगे और आएंगे तुम्हारे। आप ही टिकट दे देना, वकील बन जाए, वकील बन के फिर। लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि मॉब लिंचिंग जैसे आप इश्यू उठाते हैं, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को ध्यान में रखकर आपकी वोट बैंक को ध्यान में। गलत बात। मैंने
जब दिल्ली में अंकित नामी एक लड़के को मारा गया, मैंने उसको कंडेम किया। साहिल एक लड़का था जिसको ये समझकर पीटा गया कि मुसलमान है, मैंने उसे कंडेमनेशन किया। हम हर मॉब लिंचिंग के खिलाफ है, चाहे किसी मजहब और कास्ट का आदमी करता हो। किसी को इख्तियार नहीं है कि कानून को अपने हाथ में ले। ऐसा अगर मॉब लिंचिंग होता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने सही कहा कि ये लिंचिंग नहीं है बल्कि संविधान की लिंचिंग हो रही है। राम मंदिर का जो है वर्डिक्ट बहुत जल्दी आने वाला है। हाँ आएगा, देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट लिखने वाला जजमेंट, देखेंगे क्या होता है। महाराष्ट्र के इस चुनाव में जो है कश्मीर का आर्टिकल 370 का जो इश्यू है वो भी काफी उठ रहा है, राष्ट्रीय मुद्दे काफी उठ रहे हैं इस चुनाव में। अब दिखाने को तो कुछ है ही नहीं ना। देखिए नौकरियों का वादा था, अब 45 साल के बाद इतना हाई अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज हमारे पास है, कारोबार खराब हो चुका है, मंडी है, सेंसेक्स कब इतना गिर रहा है, जीएसटी की वजह से कई कारोबार बंद होने के बहाने आ गए, नोटबंदी का तबाही का असर अभी भी है, इसका जिक्र करते ही नहीं ये लोग, तो इनको 370 चाहिए। अच्छा 370 का एक बात बताइए, क्या महाराष्ट्र का किसान जाकर कश्मीर में, जम्मू में जमीन खरीद पाएगा? एमटीडीसी ने कहा है कि वो वहाँ बनाएगा रिसोर्ट। अरे भाई रिसोर्ट नहीं, आप जमीन खरीदेंगे क्या? जमीन खरीदेंगे, लीज पे लेंगे? बताइए, मैं खरीदना चाहता हूँ, चलिए आप आप ये कानून निकलवा दीजिए ना हिमाचल का भी, मैं भी जाकर खरीदना चाहता हूँ हिमाचल में, बनाइए। हाँ ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक क्रेडिबल अपोजिशन नहीं होने की बिना पर इनको जो है ये जो गलतियां करते जा रहे हैं इनको केक वॉक मिल रहा है। क्योंकि विपक्ष पूरा खत्म हो गया है, कांग्रेस के हाल आप देख रहे हो कि क्या हो गया है। तो नहीं, ये तो विपक्ष खत्म नहीं होगा कभी किसी डेमोक्रेसी में। एक पार्टी का कमजोर होना, यकीनन वो वैक्यूम फिल होगा, नए पॉलिटिकल फोर्सेस आगे बढ़ेंगे, उस वैक्यूम को फिल करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस में अपना तो वो विल है ना, वो अपनी पुरानी आइडियोलॉजी पर जाना चाहती है ना, उनमें कोई ऐसा कमिटमेंट है, इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट, तो इसीलिए वो कमजोर से कमजोर होते जा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि कश्मीर का एजेंडा महाराष्ट्र के चुनाव में उठाना गलत है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि जब काम कुछ दिखाने का होता है तो महाराष्ट्र के मुद्दों को दिखाते। आप महाराष्ट्र में कुछ दिखाई नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने कह रहे हैं कि 370 को वापस ला के दिखाओ, ट्रिपल तलाक को ला के वापस दिखाओ। लेकिन जब ट्रिपल तलाक की बात प्रधानमंत्री करते हैं, आपको इतनी फिक्र अगर मुस्लिम महिलाओं से है, मुसलमानों से है, तो भाई आप आरक्षण क्यों नहीं दिए महाराष्ट्र में उन 55 जात और मुसलमानों की बरादरियों को, जिसको सुप्रीम हाईकोर्ट ने कहा कि ये बैकवर्ड है? आप मराठों को देते हैं, मुसलमानों क्यों नहीं देते? यही आपका सबका विकास है क्या? मुसलमानों में कितने मुस्लिम, एक भी आईएएस ऑफिसर नहीं है, 4 या 3 या 4 आईपीएस ऑफिसर हैं। सबसे ज्यादा गरीबी दलित आदिवासी के बाद महाराष्ट्र के मुसलमानों में है, किराए के घर में ज्यादा रहने वाले दलितों के बाद मुसलमान हैं। ये सब डेटा आपके सामने है, उसके बावजूद भी आप नहीं करते। और दूसरी बात, आप बात करते हैं मुसलमानों की, जितना पावरलूम सेक्टर भिवंडी में है, मालेगांव में है, नासिक में है, तमिलनाडु में है, और जहां जहां है वो आप आरईसीपी एग्रीमेंट साइन कर रहे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इससे बड़ा बर्बादी क्या हो सकती है? 10 करोड़ के ऊपर लोग बेरोजगार हो जाएंगे अगर ये मोदी सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है। चाइना का, बांग्लादेश का, वियतनाम का पॉलिएस्टर फैब्रिक यहां डंप होगा। पहले ही जीएसटी नोटबंदी से पावरलूम बंद होने के दहाने पे आ गया, आप ये एग्रीमेंट साइन कर रहे। अरे भाई आप मेक इन इंडिया की झूठे बातें करते और आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके बर्बाद करना चाह रहे हैं, 10 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर देंगे। नेशनल सिटीजन चार्टर जो है बाकी राज्यों में अमल में लाने की वो तो पूरे देश में हो रहा है, वो तो पूरे देश में हो रहा है। इसमें हम लोग पूरे लोगों से हम अपना उनको सहयोग दे रहे हैं, उनको हम वादा किए हैं कि हम गाइडेंस करेंगे। मगर एनआरसी पूरे देश में क्यों लाएंगे आप? क्या वजह है? आप देखिए 6,500 या 3,500 करोड़ हमने खर्चा किया असम में, और क्या निकाला आपने? पहाड़ खोद के चूहा भी नहीं निकाला आपने। अब एक स्टेट में 3,500-4,000 का अगर खर्चा होगा तो पूरे देश में कम से कम 25-30,000 करोड़ का खर्चा होगा। अरे वो पैसा किसी जगह पर लगाइए ना, नौजवानों को रोजगार दीजिए, काम करवाइए। आप एनआरसी लगाना चाह रहे हैं, क्यों लगाना चाह रहे हैं जबकि वो प्रॉब्लम ही नहीं है?
वो तो बॉर्डरिंग स्टेट है बांग्लादेश का, वहां पर ये निकला है, 19 लाख निकले हैं। 19 लाख में क्योंकि मुसलमान कम है, पहले आप तो एनआरसी बोल रहे थे, जैसे मुसलमान कम निकले, आप अमित शाह संविधान पर वोट लेते हैं, इससे बड़ा संविधान को धोखा कौन दे सकता है कि हमारा होम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि उनको सिटीजनशिप मिलेगी जो मुसलमान नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी तो सबके लिए है, डिस्क्रिमिनेशन फंडामेंट ये आर्टिकल 15 में ये अलाउड नहीं है, और आप ये बात कर रहे हैं, तो आप तो इस मुल्क को एक मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स का उसमें ढकेल देना चाह रहे हैं। बिल्कुल। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे।